आओ बच्चों, आज हम लोग जो है फर्स्ट ईयर का यानी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाम है उसका भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। हम अपने आसपास के चारों तरफ की जितने वस्तुएं हैं हमारे, वो सभी की सभी इस फिजिकल वर्ल्ड में ही आते हैं। ये जो पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं या ये जो फर्नीचर दिखाई दे रहे हैं, ये वाइट बोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, और भी जितनी वस्तुएं आपके इर्द गिर्द अगल बगल हैं, या आप अपनी आँखों से जितनी दूरी तक देख सकते हैं उतना ही नहीं, उसके और आगे तक, या यूँ कह लीजिए इस ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें हैं, जितने तारे हैं, जितने ग्रह हैं, जितने नक्षत्र हैं, वो सभी की सभी चीज़ें इस भौतिक जगत में आती हैं। दे ऑल आर कॉन्फाइंड इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। वे सभी की सभी जो चीज़ें हैं इस भौतिक जगत में आती हैं। अब ये रहा है शुरू से ही मानव बहुत जिज्ञासु रहा है। कभी कोई घटना घटित होती है तो उस घटना के बारे में जानने का प्रयास करता है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसके जानने की यह जिज्ञासा ही उसको विज्ञान के इस चरम मुकाम तक पहुंचाई है। अभी इसको चरम नहीं कहेंगे, अभी तो और आगे जाना है विज्ञान को। हम लोग जब छोटे थे तो एक घटना घटित होती थी कि यानी नियर अबाउट 1978 के पहले, 1978 के पहले गाँव में इतनी गरीबी थी कि लोग माचिस, पूरे गांव में हो सकता था माचिस किसी एक आदमी के घर में हो, नहीं तो शाम को चूल्हा जलाने के लिए आग जो है घरों से जाके मांग के लाना पड़ता था। किसी के घर आग है, या आग को जला कर रखा जाता था थोड़ा सा घर में, ताकि शाम का खाना बन सके। उस समय इतनी ढेर सारी बाइक नहीं थी हुआ करती थी, इतने ढेर सारे कार नहीं हुआ करते थे, आपका ये मोबाइल फ़ोन नहीं था, ये टीवी नहीं थी। उस समय रही होगी कहीं विश्व के किसी दूसरे पार्ट में, लेकिन हमें नहीं लगता है कि उस समय इंडिया में भी टीवी रही हो। और भी ढेर सारी चीज़ें जो है नहीं थी उस समय। लेकिन विज्ञान की इन्वेंशन ने, आविष्कारों ने आज हमको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है कि देखते ही बनता है, वाह क्या चीज़ है। इस विज्ञान ने धीरे धीरे खोज करके हमको इस ऊंचाई पर पहुंचाया है कि आज हर घर में माचिस है। किसी घर के दूसरे के घर माचिस मांगने नहीं जाना पड़ता है। पहले जब लोगों की शादियां होती थीं तो शादी में लोग डिमांड करते थे कि मुझको साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल। क्योंकि उस समय साइकिल ही बड़ी चीज़ थी, मोटरसाइकिल तो बहुत बड़ी चीज़। इस समय जैसे कार है, उस समय हो सकता है कि मोटरसाइकिल मांगी जाती होगी या कुछ इस तरह से चीज़ें, दहेज वगैरह में इत्यादि इत्यादि। तो मैं तो केवल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि उस समय ये सब चीज़ें जो उस समय उपलब्ध थी, तो अगर ज़्यादा था तो टेप रिकॉर्डर लोग मांगते थे। टेप रिकॉर्डर जो गाना गाने के लिए होता है, उस समय भी गाना गाने की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, आपके पास मोबाइल जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। और उस समय का जो रेडियो हुआ करता था आपके टीवी के आकार का हुआ करता था। टीवी इतनी बड़ी आपकी टीवी, जैसे अब तो इसमें फ्लैट टीवी भी आ गई है, पतली पतली भी आ गई है, ये आपका मोबाइल ही टीवी बन गया है। उसमें भी कोई चीज़ आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। उस समय का रेडियो का जो आकार हुआ करता था बहुत बड़े, क्योंकि उसमें ट्रायोड वाल्व लगा करते थे। बाद में जब सेमीकंडक्टर का खोज हुआ, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालकों का खोज हुआ है, तो उससे पीएन जंक्शन या जंक्शन डायोड और पीएनपी, एनपीएन, ये सब चीज़ें बनने लगी हैं। हो सकता है कि जो मैं शब्द बोल रहा हूँ वो आपके समझ से थोड़ा परे हो, लेकिन परे नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आजकल का विज्ञान इतना एडवांस है कि आप जंक्शन डायोड के बारे में, एलईडी बल्ब के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जानते होंगे। फिलहाल जो मैं कह रहा हूँ इसको सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, क्योंकि विज्ञान जो है किसी विषय के क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान को कहते हैं।
तो उसी क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान को धीरे धीरे बढ़ते 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 ये आज हम इस स्टेज पर पहुँचे हुए हैं। मनुष्य जो है अपने भौतिक पर्यावरण का सावधानीपूर्वक प्रेक्षण करता है एवं प्राकृतिक परिघटनाओं में अर्थपूर्ण पैटर्न तथा संबंध खोजने का प्रयास करता है। अर्थपूर्ण पैटर्न तथा संबंध खोजने का प्रयास करता है कि ये घटना हुई तो क्यों हुई। गर्मी हो रही है, जाड़ा हो रहा है, बरसात हो रही है, तो इनका टाइम इंटरवल निश्चित है कि इतने दिनों तक गर्मी रहेगी, इतने दिनों तक जाड़ा रहेगा, इतने दिनों तक बरसात रहेगा। ऐसा नहीं है कि जाड़े के दिन में एकाएक गर्मी आ जाए या गर्मी के दिन में एकाएक जाड़ा आ जाए। कभी कभार हो सकता है कि मौसम बहुत ख़राब हो, खूब बारिश हो रही हो, ठंडी हवा चल रही हो, तो गर्मी के दिन में जाड़ा आ सकता है, लेकिन उस तरह का जाड़ा नहीं आ सकता जितना कि जाड़े का जाड़ा होता है, क्योंकि बात को काटने के लिए कई सब चीज़ें होती हैं। तो मनुष्य जो होता है प्राकृतिक परिघटनाओं में अर्थपूर्ण पैटर्न तथा संबंध, कौन सी घटना घटित हो रही है, कब घटित हो रही है, क्यों घटित हो रही है। सूर्य ग्रहण हो रहा है तो क्यों हो रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। आज चंद्र ग्रहण लगा तो इसके बाद कब चंद्र ग्रहण लगेगा, क्यों लगेगा। इन सभी घटनाओं का वो व्याख्या करता रहा है। इंद्रधनुष देखता है तो इंद्रधनुष में रंग कैसे आ गया, या ज्वालामुखी कहीं फट रही है तो ज्वालामुखी क्यों फट रही है, क्या कारण है। और इसी तरीके से तमाम तरह की घटनाओं के बारे में मनुष्य जानने का प्रयास करता रहा है। वास्तव में विज्ञान शब्द जो है विज्ञान, चश्मा लगाना पड़ेगा, साइंस, ये सिंटिया शब्द से बना हुआ है। विज्ञान शब्द सिंटिया शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब होता है जानना। हो सकता है ये आपको दिखाई न दे रहा हो, लेकिन इसमें बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बस ये वैसे ही आपको बताया जा रहा है, जानना। इसी के एनालॉगस एक शब्द है संस्कृत में इसी को साइंस, अंग्रेजी में साइंस को सिंटिया कहते हैं और संस्कृत में उसी को विज्ञान कहा जाता है। संस्कृत में इसी को विज्ञान, उर्दू भाषा या अरबी भाषा में इसको जो है, अरबी में इसको इल्म कहा जाता है। इल्म का मतलब भी जो होता है वो ज्ञान ही होता है। तो विज्ञान है क्या? अभी तो मैंने एक डिफिनीशन दिया कि किसी विषय के क्रमबद्ध तथा सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तमाम वैज्ञानिकों ने विज्ञान को तमाम तरीके से परिभाषित करने का कोशिश किया है। तो उसमें एक ये भी आता है कि विज्ञान प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किया जाने वाला प्रयास है। प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किया जाने वाला प्रयास है। किसी भी प्राकृतिक परिघटना को गहनता से ही समझने का कोई आदमी प्रयास करता है या जिस विषय के अंतर्गत करता है तो वह विषय जो होता है विज्ञान कहलाता है। अब इस प्रकार जो विज्ञान से अर्जित ज्ञान है उसका प्रयोग परिघटनाओं के भविष्य के कथन के लिए करता है आदमी, संशोधन एवं नियंत्रण के लिए करता है। आपको ये भाषा समझ में नहीं आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मान लीजिए विज्ञान के द्वारा आदमी कोई विशेष ज्ञान प्राप्त किया, जैसे मान लीजिए सैटेलाइट है, सैटेलाइट आकाश में है, वो देख रहा है कि बादल आ रहे हैं उस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, या तूफान कहीं समुद्र में या बंगाल की खाड़ी में से तूफान की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो चूंकि ऊंचाई पर स्थित है वह सैटेलाइट, इसलिए वो देख लेता है, आदमी के बाद सूचना प्रेषित करता है कि यहाँ पर ये तूफान उठ खड़ा हुआ है। तो जब यहाँ पर वैज्ञानिकों को सूचना मिलती है तो वो पहले ही अलर्ट हो जाते हैं
भविष्यवाणी कर देते हैं कि इस दिन को, इस तिथि को वो तूफान आने वाला है। सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। यदि बहुत तगड़ा तूफान होता है तो उस जगह को छोड़ दिया जाता है और सरकार भी उसके लिए पहले से मेजर अपना लेती है जिससे कि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके और कम से कम नुकसान हो या नुकसान न हो। सरकार की कोशिश यही रहती है कि नुकसान न हो। तो जो कुछ भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं उसी के आधार पर अन्वेषण करना, प्रयोग करना तथा भविष्यवाणी करना ही विज्ञान है। तो इस तरह से तो आपने विज्ञान को परिभाषित किया या विज्ञान के बारे में आप लोग समझे कुछ। तो बच्चों, सिद्धांत तथा प्रेक्षण का पारस्परिक प्रभाव ही विज्ञान की प्रगति का मूल आधार है। कोई भी सिद्धांत बनता है प्रेक्षणों के आधार पर, लेकिन कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं होता है। हो सकता है कि बार बार प्रेक्षण लेने पर सूक्ष्म रूप से आगे उसमें कोई और भी परिवर्तन आ सकते हैं। तो सिद्धांत बदलते रहते हैं, प्रेक्षण भी बदलता रहता है। जब बार बार इन सिद्धांत और प्रेक्षणों की कसौटी पर किसी चीज़ को कस लिया जाता है और देखा जाता है कि यह अब आगे चेंज होने वाला नहीं है, तो जब चेंज नहीं होता है तो उसी सिद्धांत को नियम के रूप में बना दिया जाता है। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम बार बार प्रेक्षणों पर यह खरा उतरा है, इसलिए उसको नियम। कुछ परिकल्पनाएं होती हैं, परिकल्पना में केवल कल्पनाएं की जाती हैं। वो परिकल्पनाएं हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई वैज्ञानिक ऐसा हो जो रिसर्च करके उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दे, तो वो परिकल्पनाएं बदल सकती हैं। आवागाद्रो की परिकल्पना कि एक मोल में 6.023 × 10⁻23 परमाणु होते हैं या अणु होते हैं, ये अब तक चल रही है। हो सकता है आगे आने वाले समय में ये कटे, लेकिन जब तक चल रही है तब तक चल रही है, इसको माना जा रहा है। तो अभी मैंने बताया कि विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं होता। आइए इस पर एक कोई एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बता दें। एक निकोलस कोपरनिकस थे और उन्होंने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। तो ये था कि ब्रह्मांड का केंद्र जो है सूर्य ही हैं और चारों तरफ जो है जितने ग्रह नक्षत्र हैं इत्यादि इसके चारों तरफ वृत्तीय पथ पर गति करते रहते हैं। लेकिन टाइको ब्राह नामक एक वैज्ञानिक हुए, वो केवल ऑब्जर्वेशन, ग्रहों की गतियों का उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, प्रेक्षण लिया केवल, और प्रेक्षण ले करके उसका डाटा बना रहे थे या बना करके कॉपियों में रखे हुए थे। उन्हीं के साथ संभवतः केपलर, जोहान्स केपलर वैज्ञानिक रहे हैं, वो संभवतः उनके शिष्य रहे हैं। केपलर थे और उनका ऑब्जर्वेशन टेबल लिए और उन सबको कलेक्ट किया, कलेक्ट करके फिर दे दिया केपलर का नियम या केपलर का नियम, केपलर या केपलर का नियम। केपलर के नियम में क्या दिए था किसका? टाइको ब्राह का, और उसको चूंकि कलेक्ट करके केपलर ने दिया। तो बहरहाल ये तो डिस्कशन का विषय हो सकता है कि केपलर का नियम कहा जाए कि टाइको ब्राह का नियम कहा जाए, लेकिन उस पर कहीं कोई बात न करते हुए, फिलहाल बात न करते हुए मैंने बात कर दिया। ये अपराध की श्रेणी में भी आ सकता है, इसलिए छोड़िए उन सब चीज़ों को। तो केपलर का नियम, केपलर ने ये बताया कि सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं वो वृत्तीय कक्षा में गति न करके दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करते हैं। हो सकता है कि अभी आप दीर्घवृत्त के बारे में, ये दीर्घवृत्त मेरा सही बना भी नहीं है, दीर्घवृत्त के बारे में आप जानते न हो। फिलहाल आप ये समझें कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर, आप इसको अंडाकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको बीच से कट कर देने पर जितना इधर होगा उसी हिसाब से उससे उधर होगा, दोनों तरफ
अंडे में क्या होता है, अंडे में एक तरफ बड़ा होता है, दूसरी तरफ थोड़ा पतला होता है, और यहाँ पर जो है ये दोनों तरफ एक जैसा स्ट्रक्चर होता है। या इस अक्ष की लंबाई इसकी कम है तो इसको लघु अक्ष कहते हैं, इसको जो है दीर्घ अक्ष कहते हैं। तो केल्पर ने बताया कि नहीं, सूर्य जो होता है इसके केंद्र पर, इसके केंद्र तो इसका होता नहीं है, इसमें दो फोकस होते हैं। एक फोकस, दीर्घवृत्त के दो फोकस होते हैं। सूर्य किसी एक फोकस पर स्थित होता है और जो ग्रह होते हैं इसके चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते रहते हैं। इस तरीके से जो निकोलस कोपरनिकस द्वारा सिद्धांत दिया गया था, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, वह उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। वह गलत नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, उस समय उनके पास इंस्ट्रूमेंट कम रहे होंगे, उस तरह के ऑब्जर्वेशन करने वाले इंस्ट्रूमेंट नहीं रहे होंगे, तो उन्होंने जो भी दिया वो भी सही कहा जाएगा और इसको भी सही कहा जाएगा। लेकिन ये है कि ये नींव की ईंट है, ये सिद्धांत नीचे दब जाता है तो इनको कोई नहीं जानता है, केल्पर को लोग जानते हैं। इसी तरीके से आपको बताया जाता है कि परमाणु है, परमाणु के अंदर जो है एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर करते रहते हैं। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम देखते रहते हैं, कोई ऐसी माइक्रोस्कोप है जिसके द्वारा हम देखते रहते हैं? नहीं। कि परमाणु के अंदर यदि हम झांकने की कोशिश करें, भौतिक विज्ञान बड़ा इंटरेस्टिंग विज्ञान है, यह परमाणु के अंदर नाभिक तक जाता है, नाभिक के अंदर की बात करता है, और यह यहाँ से सूर्य, चंद्रमा और इत्यादि जितने ग्रह नक्षत्र, जितनी बड़ी बड़ी और भी जितनी अधिक दूरी हो सकती है, उन दूरियों पर भी बात करता है, वहाँ पर भी अपना रिसर्च करता है। इस नेचर के बारे में ही रिसर्च करना ये हमारे भौतिक विज्ञान का ही काम है। तमाम भौतिक विज्ञान की शाखाएं आजकल हो गई हैं, वो इन्हीं से कट करके बनी हुई हैं। तो हम जो आपको बता रहे थे कि ये कोई एटम है, एटम के अंदर जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या कोई देखता है इसको? किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से देखता नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी मैथमेटिक्स है, ऑब्जर्वेशन है। हम कुछ थ्योरी देते हैं, कुछ सिद्धांत देते हैं और प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं कि यदि ऐसा होता है तो क्या इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और यदि वो रिजल्ट वही देता है जो हम कहते हैं, या इसके तमाम रिजल्ट्स को, जैसे स्पेक्ट्रम इससे निकलता है, स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का जब अध्ययन किया जाता है तो वो ज़्यादा डीप फिजिक्स हो जाएगी, अभी उसको बताने के लिए ज़्यादा समय चाहिए। कुल मिलाकर के तो मैं जो कहना चाहता हूँ ये कि स्पेक्ट्रम का जो निकलने की व्याख्या की जाती है, और उसकी व्याख्या के लिए आदमी कल्पना करके पहुंचता है कि इस तरीके से इसकी कक्षाएं होंगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता होगा, इसमें इसकी एनर्जी ज़्यादा रहती होगी, इसमें इसकी एनर्जी कम रहती होगी, ऊपर से नीचे की तरफ आता होगा तो एनर्जी निकालता होगा तो उस रंग की प्रकाश हमको दिखाई देती होगी, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो तमाम ढेर सारे मॉडिफिकेशंस एटॉमिक मॉडल में भी किए गए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, पहले तो आया टॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर आया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, फिर उसके बाद से आया नील्स बोर का परमाणु मॉडल, फिर उसके बाद से आया समरफील्ड का परमाणु मॉडल। उसी परमाणु मॉडल में एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट करके धीरे धीरे थोड़ा जो मॉडिफिकेशन होता रह गया, उसको प्रेक्षण लिया गया, सिद्धांत बनाया गया, फिर देखा गया सिद्धांत यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कुछ और मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, फिर प्रेक्षण लिया गया, फिर सिद्धांत बना गया। तो इस प्रकार से भौतिक विज्ञान में या कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं होता है और कोई भी प्रेक्षण अंतिम नहीं होता है, लेकिन जब सिद्धांत अंतिम हो जाता है तो वहीं पे उसको नियम घोषित कर दिया जाता है कि यह नियम है। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, अब कहिए कैसे प्रूव होता है? प्रूव नहीं, उस नियम को कोई प्रूव नहीं कर सकता है।
उसके लिए ये है कि ऑब्जर्वेशन किया गया, देखा गया कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ये सब जगह है। ये प्रकृति के दो कोणों के बीच में भी काम करता है और नज़दीक छोटे छोटे कोणों पर भी काम करता है, इवन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर भी काम करता है, और ये सूर्य चंद्रमा के बीच में भी कार्य करता है, पृथ्वी सूर्य के बीच में जो बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र हैं उन सबों के बीच में भी कार्य करता है। तो ये सब इस सिद्धांत को नियम बना दिया गया। तो आइए अब देखते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है, नेचर का विज्ञान। इस जो प्रकृति का विज्ञान है वह भौतिक विज्ञान है। तो भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंदर प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वही भौतिक विज्ञान कहलाता है। कभी इसको दूसरे फॉर्म में, मॉडिफाइड फॉर्म में भी बोला जाता है प्रकृति और प्राकृतिक घटनाएं। आप जानते हैं कि नेचर में दो ही चीज़ें हैं। अरे हमको हिंदी में लिखना चाहिए प्रकृति। ये प्रकृति में दो ही चीज़ें हैं, एक है मैटर, मैटर का मतलब लिखते हैं हम द्रव्य, और दूसरा है एनर्जी, ऊर्जा। प्रकृति इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर के बनी है। एक है वो है मैटर और दूसरा है ऊर्जा। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। वह विज्ञान जो है भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी मैटर का, एनर्जी का, हाउ मैटर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर। मैटर कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी कैसे मैटर में कन्वर्ट होती है। आइए इसको जरा सा मैं बताऊं कि पहले था द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम, अर्थात द्रव्य अविनाशी है, द्रव्य का विनाश नहीं किया जा सकता। ये तो ये चलता आ रहा था और चलता अभी भी चलता भी जाएगा। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक स्टेज पर देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं कुछ गड़बड़ कहीं जरूर है। थोड़ा सा मैटर जो है वो एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। जिसको आप देखते हैं कि मैटर है, ये पेन है और अभी एक गायब हो जाए, जैसा कि पिक्चरों में गायब कर दिया जाता है। तो आपको कुछ एहसास, कुछ मान लीजिए वैसे ही कि मैटर है, जैसे गायब हो गया, एनर्जी बन गई। एनर्जी क्या, हम बोल रहे हैं, आपके पास हमारी आवाज़ जा रही है, ये एनर्जी है। इट प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स। कुछ तरंगे ऐसी होती है जिनको प्रोपेगेट करने के लिए, जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हवा है हमारे और आपके बीच में, हम बोल रहे हैं और हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जिनको चलने के लिए हवा की भी आवश्यकता नहीं, बिल्कुल निर्वात में चल सकते हैं जहाँ कुछ है ही नहीं। तो उन तरंगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो मैटर एनर्जी में कैसे, जब मैटर एनर्जी में कन्वर्ट करने लगता है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होने लगता है, दो तरह का सिद्धांत पहले इन सिद्धांतों के बारे में जान लीजिए कि द्रव्य अविनाशी है, यानी द्रव्य का विनाश नहीं किया जा सकता। ये एक चीज हो गई। एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में बोला जाता है कि ऊर्जा अपना रूप परिवर्तित करती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, लेकिन एनर्जी का विनाश नहीं हो सकता। यहाँ मैटर का विनाश नहीं हो सकता, यहाँ पर एनर्जी का भी विनाश नहीं हो सकता। वास्तविकता क्या है जरा हम देखें। ये तो जब हम लोग सामान्य फिजिक्स की बात करते हैं, सतही तौर पर जब हम बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, वहाँ पर भी मैटर कहीं कुछ नहीं, मैटर भी, द्रव्य भी अविनाशी रहता है और एनर्जी भी अविनाशी रहता है। लेकिन जब हम परमाणु बम की बात करते हैं, न्यूक्लियर बम की बात करते हैं, नाभिक के अंदर की बात करते हैं, तो नाभिक के अंदर जब जाते हैं तो ये देखा जाता है, जाते हैं का मतलब ये नहीं कि जाते हैं, मतलब नाभिक का अध्ययन करते हैं और तो पाते हैं कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं।
आप जानते हैं कि प्रोटॉन रहते हैं, कई प्रोटॉन हैं मान लीजिए इसमें, तो प्रोटॉन प्रोटॉन को आकर्षित करते हैं, सॉरी मैंने गलत बोला, प्रोटॉन प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। न्यूट्रॉन बहरहाल उदासीन होते हैं, तो न्यूट्रॉन एक दूसरे को न तो आकर्षित करते हैं न तो प्रतिकर्षित करते हैं। तो आखिर क्यों नहीं ये प्रोटॉन इसमें से बाहर निकल जाते हैं? अगर प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो नाभिक को अस्थायी होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कि ये दोनों प्रतिकर्षित करते हैं, नाभिक बहुत स्थायी होता है। तो इसका रीजन दिया जाता है कि वास्तव में नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय बल काम करते हैं, जो आकर्षण का बल होता है और वो इसको बांधे रखता है। वो इन दोनों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल से या इन दोनों के आवेशों के बीच जो कूलाम बल लगता है, जो एक दूसरे से प्रतिकर्षित करता है, उससे 100 गुना बड़ा होता है या उससे ज़्यादा बड़ा होता है, जो कि आकर्षण का बल होता है, नाभिकीय बल, वो इसको खींचे रहता है। तो ये रहा। तो नाभिक के अंदर एक बाद में संकल्पना की गई पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की परिकल्पना की गई कि एक पार्टिकल जब अपने एंटी पार्टिकल से मिलता है, न्यूट्रिनो जब एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का संकेत है, जब एंटी न्यूट्रिनो से मिलता है तो गामा फोटान, फोटान मतलब एनर्जी, ये एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाता है। ये ठीक वैसे हुआ जैसे आप लोग महाभारत की वो टीवी पर सीरियल देख रहे होंगे या रामायण पर देखे होंगे, वैसे कोई ऐसे हाथ किया तुरंत और खट से तुरंत वहीं पर उसको कोई उसका अस्त्र आ गया। वहाँ पे था कुछ नहीं, उसने कुछ किया, अपना विचार किया या वैचारिक ऊर्जा से या अपनी मानसिक शक्ति से वहाँ पर कुछ एनर्जी को मैटर में कंसंट्रेट कर दिया, या उसका यूज नहीं करना है तो ऐसे रखा, वो खट से गायब हो गया। तो कुछ हो सकता है कि उस समय की विधियाँ इतनी डेवलप्ड रही हो कि लोग एनर्जी को मैटर में, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करना जानते हों, या और सभी चीज़ें हैं। उस पर मैं ज़्यादा बात करना नहीं पसंद करता हूँ, लेकिन इतना समझिए कि उसने दिया, आइंस्टीन का एक फार्मूला है, आइंस्टीन का फेमस फार्मूला E=mc²। ये जो m द्रव्यमान है, कभी कभी m0 भी लिखा जाता है, m0c²। यदि m एनर्जी, यदि m मास, m द्रव्यमान एकाएक गायब हो जाता है या किसी विधि से गायब कर दिया जाता है, तो उसके एनालॉगस उसमें कितनी ऊर्जा होगी? E=m0 × c²। यहाँ पर c जो है ये प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग। तो जब c प्रकाश का वेग है और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर मास को गायब कर दिया जाए, मास की तुल्य ऊर्जा निकाली जाए, तो इतनी एनर्जी निकलेगी और मास वहाँ से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। जब कोई कण अपने प्रतिकण से मिलता है या जब कोई पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से मिलता है, तो दोनों एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ ये आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन इतना समझिए कण और एंटी कण में क्या अंतर होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी कण होता है वो होता है पॉजिट्रॉन। कण और एंटी कण में क्या अंतर होता है उसको मैं बताने चल रहा हूं, थोड़ा सा उसको गौर से समझिएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ई पर माइनस होता है तो दूसरा ई पर प्लस होता है। इन दोनों का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान m है तो इसका भी द्रव्यमान m होता है, दोनों का द्रव्यमान m। यदि इस पर ऋण आवेश है, जितना ऋण आवेश इस पर होता है उतना ही धन आवेश पॉजिट्रॉन पर धन आवेश होता है। दोनों एक ही नेचर के होते हैं, अंतर बस केवल यही होता है कि इस पर ऋण आवेश होता है तो इस पर धन आवेश होता है। जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को एनिहिलेट कर देते हैं, एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। और विनाश करते हैं तो वहाँ पर एनर्जी क्रिएट होती है, और केवल एनर्जी। परमाणु बम या न्यूक्लियर बम जो बनाया जाता है उसका सिद्धांत यही है, बॉन्ड टूटते हैं। ये सब न्यूक्लियर बम, खासकर न्यूक्लियर बम की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं। मास गायब होता है, मास गायब होता है तो एनर्जी निकलती है। दैट इज इन द एनर्जी ऑफ द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट उष्मा के रूप में, सॉरी मैं अंग्रेजी बोलने लगा, उष्मा के रूप में होती है, प्रकाश के रूप में होती है। उस हीट, लाइट
और क्या, हीट के रूप में भी होती है, प्रकाश के भी रूप में होती है, साउंड के रूप में भी, आवाज़ भी निकलती है। साउंड मीन्स आवाज़ कह सकते हैं या ध्वनि कह सकते हैं, बढ़िया शब्द है ध्वनि। तो यह और भी इसके फॉर्म हो गए, तमाम अन्य प्रकार के रेडिएशंस भी निकलते हैं, तमाम अन्य प्रकार के पार्टिकल्स भी निकलते हैं। लेकिन जब वहाँ पर मास गायब होता है तो ढेर सारी चीज़ें निकलती, एनर्जी क्रिएट होती है, वहाँ पर मास गायब होता है। और या तो ये हो गया पेयर, इसको बोला जाता है जब एक पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल से मिलता है तो इसको बोला जाता है युग्म विनाश, इसको बोला जाता है युग्म विनाश। एक होता है युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन में क्या होता है, अब देखिए पहले युग्म विनाश में देख लीजिए, ये दोनों जब जुड़ेंगे एक दूसरे से जब मिलेंगे तो ये गामा फोटान निकालेंगे, और गामा फोटान जब निकलेगा तो एनर्जी के रूप में निकल गया। ये एनर्जी रहेगी, वहाँ पे कोई मास नाम की चीज़ नहीं रहेगी। अब एक युग्म विनाश के स्थान पर एक जगह होता है युग्म पेयर एनिहिलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन की घटना में क्या होता है, कोई गामा फोटान है, अब ऐसे ही नहीं ये अपने आप को पार्टिकल में बदलेगा, नो, ये गामा फोटान किसी एटम के नाभिक में, न्यूक्लियस में, नाभिक में प्रवेश करेगा, और नाभिक में प्रवेश करके फिर इसमें से निकलेगा तो पता चलेगा कि एक E- निकल रहा है। एक E- का मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन, और एक E+ निकलेगा, इसका मतलब होता है पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ये जाएगा वहाँ पे अपना रूप चेंज करेगा, अंदर रूप चेंज करने का स्थान नाभिक है, और वहाँ पर तो द्रव्यमान की अविनाशता का मतलब माइक्रोस्कोपिक स्तर पर, स्थूल स्तर पर द्रव्यमान की अविनाशता का नियम भी सही है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी सही है कि ऊर्जा, एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो दोनों सही है। लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स की जब बात करते हैं, तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि नहीं, वहाँ पर उसको क्या कहा जाता है, द्रव्यमान को विनाशी बता दिया जाता है। एनर्जी का कंजर्वेशन का भी फार्मूला कुछ उल्टा सीधा होने लगता है। तो क्या किया जाता है, मिला करके बनाया गया कि नहीं, ये दोनों नियमों को अलग अलग मत रखिए। लिखा इस नेचर में, इस प्रकृति में जो मास है और एनर्जी है, मास एनर्जी दोनों का योग संरक्षित रहता है। हमको तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये इस पूरी सृष्टि के उत्पन्न होने का रहस्य भी कुछ यही होगा कि एनर्जी एकाएक कंसंट्रेट हुई और कंसंट्रेट होकर के मास के फॉर्म में आ गई, मास हो गई, बन गई, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे सब बन गए। और कुछ बिग बैंग थ्योरी दी जाती है, कुछ इसी तरह से दी जाती है। और एकाएक जब कभी आवश्यकता पड़ी तो हो सकता है कि ये सारे के सारे मास जो है ऑटोमेटिकली एक्सप्लोजन कुछ इस तरह का हो कि ये सब के सब जो है उसमें कन्वर्ट हो जाए, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो मास और एनर्जी यही इस प्रकृति का आधार है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है और एनर्जी मास में कन्वर्ट होता रहता है। वास्तव में भौतिकी का विस्तार क्षेत्र जो है बहुत अधिक है। यह एटॉमिक लेवल पर या एटम के लेवल पर भी बात करती है, एटम के अंदर चले जाएं तो न्यूक्लियस के लेवल पर की भी बात करती है। और यह बड़े से, यह कहने का मतलब छोटे से छोटे और बड़े से बड़ी दूरियों, जैसे खगोलीय दूरियां जो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, यहाँ से सूर्य की दूरी, यहाँ से किसी तारे की दूरी, ऐसे तारे की दूरी जो यहाँ से कई प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित हैं, वहाँ तक की घटनाओं का वर्णन करती है। तो फिजिक्स में खासकर भौतिकी को दो पार्ट में बांट दिया गया, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। एक माइक्रोस्कोपिक बोला जाता है और एक माइक्रोस्कोपिक बोला जाता है। सूक्ष्म स्तरीय में एटॉमिक लेवल की चीज़ें आती हैं, एटॉमिक लेवल की चीज़ें यानी जिनकी साइज़ नियर अबाउट इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर तक की हों, मीटर से 10⁻⁻14 मीटर या इससे भी कम। ये 10⁻10
ये बड़ी साइज होगी, आगे चलते जाएंगे तो इससे कम के बारे में बात किया जाता है। और स्थूल में जब देखेंगे तो 10⁻26 भी हो सकता है, 10⁻26 मीटर रेंज हो सकता है, 10⁻40 मीटर, ऐसा नहीं, ये इसका रेंज जो हो सकता है 10⁻−10 से अधिक और 10⁻40 के बीच तक का हो सकता है। इस फिजिक्स में ये अध्ययन किया जाता है। और इस फिजिक्स में इसके बीच में ये कोई बाउंड्री लाइन कट ऑफ नहीं है, ये वैसे ही अप्रॉक्सीमेट बताया जा रहा है, आगे पीछे थोड़ा सा वेरी करता रहता है। ये एक स्थूल स्तरीय फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स बोला जाता है या चिर सम्मत भौतिकी बोली जाती है। ये जो है चिर सम्मत भौतिकी, और ये सूक्ष्म स्तरीय फिजिक्स को जिसमें वो किया जाता है उसको बुलाता है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी। क्वांटम भौतिकी यह एटॉमिक स्तर पर डील करती है, यह फिजिक्स एटॉमिक स्तर पर और एटॉमिक स्तर से बड़े स्तर पर डील करती है। बीच में एक ब्रांच और भी बन गई, वो होता है मध्याकार, मध्याकार भौतिकी। कुछ इसका रेंज लिया गया, कुछ इसका रेंज लेकर के उन दोनों के बीच की चीज़ें हैं। फिलहाल हम लोग अभी इसका अध्ययन नहीं करेंगे या इसको छोड़ देते हैं। हम लोग चिर सम्मत भौतिकी पे और क्वांटम भौतिकी पे ज़्यादा कंसंट्रेट होते हैं। आजकल इस पर भी काम चल रहा है, मध्याकार भौतिकी पर, जो स्थूल और सूक्ष्म के बीचों बीच में आता है। तो इस चिर सम्मत भौतिकी में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? इस चिर सम्मत भौतिकी में हम लोग यांत्रिकी पढ़ते हैं। यांत्रिकी के बारे में ढेर सारे ब्रांचेज हैं इसके। प्रकाशिकी या प्रकाश कह लीजिए सीधे, प्रकाशिकी, ऊष्मा या ऊष्मा गतिकी कह सकते हैं, और दोलन तथा तरंगें, वेव एंड ऑसिलेशन, दोलन तथा तरंगें, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेशों के बारे में भी अध्ययन यहाँ पे कर लिया जाता है। आप कहेंगे एटॉमिक लेवल का है, लेकिन ये है कि वैद्युत आवेशों, अब वैद्युत आवेश मत कहिए, वैद्युतिकी कहिए, आवेश का वैद्युतिकी, ये वैद्युतिकी कुछ गलत लिखा हुआ है, वैद्युत गतिकी, वैद्युत गतिकी, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, और ढेर सारे इसकी अपने ब्रांचेज हैं। इन ब्रांचों का अध्ययन जो है चिर सम्मत भौतिकी में किया जाता है। क्वांटम भौतिकी में एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु भौतिकी, परमाणु भौतिकी, इसमें स्पेक्ट्रम के बारे में, किसी भी एटम से स्पेक्ट्रम कैसे निकलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। कभी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो कितनी एनर्जी लेता है, या हायर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा होता है, या हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो इमिशन स्पेक्ट्रम, उस इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन, और स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रम ही कहा जाता है। हिंदी में हो सकता है उसके लिए कोई शब्द हो। फिलहाल स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम। परमाणु भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। नाभिक के बारे में जिसका अध्ययन किया जाता है उसको नाभिकीय भौतिकी कहा जाता है, नाभिकीय भौतिकी। और इसमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, बहुत अर्धचालकों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से ढेर सारी ब्रांचेज हैं इसकी। इसमें यांत्रिकी हो गई, प्रकाशिकी हो गई, ऊष्मा हो गया, दोलन तथा तरंगें हो गई, वैद्युत गतिकी हो गया, चुंबकत्व हो गया। हाँ, तो आइए हम चलते हैं भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज के बारे में। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी।
अभी मैंने बताया कि आज से 40 वर्ष पहले, 45 वर्ष पहले इस समाज की क्या स्थिति थी, कितनी गरीबी थी, उतनी गरीबी आज देखने को नहीं मिली। और क्या क्या चीज़ें थीं, किसी के पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, मोटरसाइकिल की तो बात छोड़िए, इस तरह से मोबाइल नहीं हुआ करते थे। बात करने के लिए हमारे पास इस मोबाइल को छोड़िए टेलीफोन नहीं हुआ करते थे। कभी कहीं कोई आदमी दूर रहता था तो जा कर के ट्रंक कॉल करना पड़ता था। पूरे ज़िले में एक ऑफिस होता था, गांव से आदमी जाता था ज़िले पर, वहाँ समय लेता था और समय से घड़ी चला करके और फिर कुछ देर तक की बात की जाती थी और उतना ही पैसा काट लिया जाता था। बड़ा महंगा पड़ता था। फिलहाल अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि अब आप जो हैं जहाँ हैं वहीं से आप बात कर लीजिए। इस विश्व में कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति है उससे। तो फिजिक्स ने जो है टेक्नोलॉजी को जन्म दिया, या कभी कभी टेक्नोलॉजी भी फिजिक्स को जन्म दे देती है। टेक्नोलॉजी में एक्सपेरिमेंट करते करते प्रौद्योगिकी जो है, कुछ नए फिजिक्स, नए आयाम भी फिजिक्स के मिलने लगते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं और ये समाज को डेवलप करने का काम करती हैं। शुरुआत में या मैं कभी एक इन्वेंशन के बारे में बात करूं, जेम्स वाट द्वारा कुकर की सीटी को देखना, कुकर की सीटी नहीं, जेम्स वाट ने देखा कि चाय बन रही थी, चाय के ऊपर केतली थी और जब वो चाय गर्म हो रही थी तो चाय के बॉयल होते ही वो केतली जो है ऊपर से गिर रही थी या दाएं बाएं उसी पर हो रही थी। केवल जेम्स वाट ने इतना देखा और उसके दिमाग की पकड़ देखिए या सोच देखिए, उसने उसको इतना हर्ट की कि उसने इंजन का आविष्कार कर डाला। उसने इंजन बनाया, उसी से वाफ इंजन चलता है। वाफ इंजन चला, फिर बाद में पता चला कि उसी इंजन को मॉडिफाई करके डीजल इंजन बनाया गया। उस डीजल इंजन भी अब चला गया, तो अब उसी के जगह पर वो ले लिया है, स्थान ले लिया है रेल इंजन, जो इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो ले लिया है, स्थान उसका ले लिया है। तो इस तरीके से उसने एक बड़ा रिवॉल्यूशन किया, चमत्कार किया। केवल वेपर की एनर्जी को देख करके, तमाम वेपर एनर्जी के सिद्धांत पर तमाम बड़े बड़े कारखाने, कल कारखाने आज भी चल रहे हैं उसी प्रेशर की एनर्जी का प्रयोग करते हुए। इसी तरीके से थॉमस अल्वा एडिसन हुए। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। उसके पहले लोग कैसे अपने घरों में बत्तियां जलाते थे पता है? वो आदमी पता नहीं उस समय बहुत पहले केरोसिन ऑयल होता था कि नहीं होता था, लेकिन कुछ न कुछ ऑयल बनाते थे, खेतों से जा कर के लाते थे। कुछ एक दो ऐसे तेलीय पदार्थ होते हैं, जैसे सरसों को तो नहीं कह सकते हैं, सरसों भी तेल होता है, उसमें से भी तो तेल निकाला जाता है, लेकिन और भी कई एक दो चीज़ें होती हैं जो तेल वाले पदार्थों की श्रेणी में ही आती हैं। पदार्थ क्या कहते हैं, तेल वाले दलहन कह ले, दलहन या दलहन नहीं कहा जाता उसको, तेल वाले क्या कहा जाएगा उसको, पौधे कह लीजिए। उनको सुखा करके और फिर पीट करके कैसे उनसे तेल निकाला जाता था। तेल निकाल करके फिर जलाया जाता था। बाद में केरोसिन ऑयल आया तो केरोसिन ऑयल से पता चला लोगों का घर उजाला रहने लगा। तो रात को कैसी स्थिति रहती होगी कि जब ये लाइट नहीं रहती होगी। ये कितनी बढ़िया लाइट है कि आप रात में वीडियो बन रही है, आप देख भी रहे हैं और दिन जैसा आभास हो रहा है। तो धन्यवाद जाता है थॉमस अल्वा एडिसन को, जिसने इस पूरे विश्व को प्रकाशित किया बल्ब को दे करके, वैद्युत बल्ब का आविष्कार करके और दिखाया, पूरे विश्व को रोशन कर दिया। तो धीरे धीरे जब कभी फिजिक्स टेक्नोलॉजी में अप्लाई होने लगती है, फिजिक्स से टेक्नोलॉजी बढ़ने लगती है, तो उसका असर हमारे समाज पर भी पड़ने लगता है। हमारा समाज और आगे बढ़ने लगता है। और लेकिन समाज आगे भी बढ़ता है तो इसके साथ साथ कहीं ना कहीं पीछे भी बढ़ता है। अभी उस पर हम थोड़ा बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन
उस समय से लेकर के आज से 40-50 वर्ष पहले या और पहले से लेकर के और आज में इतना हम लोगों ने ही मैंने खुद स्वयं इस 40-50 वर्षों की या 45 वर्षों की यात्रा में, 45 नहीं 48 ईयर्स का मैं हूँ, नियरली 48 के आसपास होऊंगा। तो इतने लंबी 48 ईयर्स के दौरान इतना चेंज हम लोगों ने देखा है, जितना चेंज संभवतः ही क्या कहना कि विश्व की कोई पीढ़ी, नीचे आने वाली पीढ़ी कोई देखी नहीं होगी। रेडियो इतना बड़ा हुआ करता था, उसमें डायोड बाल्ब ट्रायोड बाल्ब लगा करते थे, पता चला कि अब रेडियो इतना छोटा हो गया। इतनी बड़ी बड़ी टीवी हुआ करती थी और आजकल पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर का आविष्कार हो गया, तो सेमीकंडक्टर के आविष्कार से पीएन जंक्शन डायोड का लीजिए, पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर, इन सब के आविष्कार से आपका टीवी जो इतना बड़ा हुआ करता था आजकल सिमट करके आपके पॉकेट में आ जाने लगा है। एंड्रॉयड सेट के तमाम तरीके के एंड्रॉयड सेट आपके पास उपलब्ध हो गए हैं। जिन किताबों को चाहें उन किताबों को निकाल करके उससे आप पढ़ सकते हैं। हम लोगों के समय में किताबें यदि पढ़नी होती थी, खासकर अभी 1998 के आसपास या इससे पहले किताबों को पढ़ना पड़ता था, तो पता चला कोई एक किताब है, किसी विदेशी राइटर किताब है, उसको पढ़ना है तो लाइब्रेरी से कोई एक लड़का ले जाता था तो पहले फ़ोटो कापी कराता था, उसके आने की इंतजारी हम लोग करते थे, तब वो किताब आती थी तो दूसरा लड़का ले जा करके फ़ोटो कापी कराता था। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी कि आदमी किताबों को पढ़ सके। आजकल तो सभी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जो किताब चाहें जैसे भी चाहें तुरंत आप डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। तो ज़्यादा रिवॉल्यूशन हुआ है और ख़ासकर ये दिया है आपको भौतिकी ने, और इस भौतिकी ने या समझिए फिजिक्स और टेक्नोलॉजी ने समाज को बढ़ाया है। कभी कभी ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी से ही फिजिक्स की भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते करते उसी में कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ जुड़ जाती हैं कि उससे एक नई फिजिक्स भी स्टार्ट हो जाती है। जॉर्ज बूले एक ऐसे वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक कम कह लीजिए, उसको गणितज्ञ कह लीजिए, उनको गणितज्ञ कह लीजिए। जॉर्ज बूले, उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नामक एक वो होता है विषय होता है जिसमें केवल इमेजिनेशन किया जाता है। इमेजिनेशन करके उन्होंने बूलियन अलजेब्रा दिया। बूलियन अलजेब्रा 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1 और 1 + 1 = 10। इसमें बूलियन अलजेब्रा में बाइनरी नंबर का प्रयोग किया था, केवल 0। आप कहेंगे 1 + 1 = 10 कैसे हुआ? एक्चुअली इसको हमने लिखा है द्विआधारी संख्या पद्धति में या बाइनरी नंबर सिस्टम में, BINARY, बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा है। तो कोई ये अभी आप नहीं जानते होंगे तो भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जो बच्चे कंप्यूटर पढ़े होंगे आप लोगों में से वो जानते होंगे कि ये सब क्या है, 0 क्या है, 1 क्या है। उन्होंने केवल सैद्धांतिक रूप से दिया, ये बूलियन अलजेब्रा सैद्धांतिक रूप से दिया। बाद में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो पता चला कि अरे ये तो बूलियन अलजेब्रा का प्रयोग सीधे कंप्यूटर में हो रहा है। तो इसी तरीके से एक वैज्ञानिक हुए एंडरसन ने एंटी पार्टिकल्स की खोज की थी। और जो पार्टिकल अभी जैसे मैंने बताया है कि एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल मिलकर के एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, तो उन्होंने एंटी पार्टिकल की खोज की थी 1932 में, जबकि 1930 में केवल थ्योरेटिकली आधार पर पॉल डीरेक कोई वैज्ञानिक हुए। पॉल डीरेक ने बताया कि यदि कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो इस पार्टिकल का, सपोज दैट ए नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इस पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता होगा। एंटी पार्टिकल की विशेषता यह होगी कि यदि इसका जो चार्ज है अगर निगेटिव है तो इसका चार्ज उतना ही होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा। इसका जब द्रव्यमान जितना होगा उतना ही द्रव्यमान इसका भी होगा। अगर यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
रोटेशन कर रहा है तो यह पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करता हुआ आएगा। तो ये थ्योरेटिकली दिया गया पॉल डीरेक द्वारा, और बाद में 1932 में एंडरसन द्वारा एंटी पार्टिकल की खोज की गई। तो एंटी पार्टिकल जब वास्तव में आ गए तो पाया गया कि इन्होंने जो दिया था थ्योरेटिकली वो सही है। इस तरीके से सोच करके भी लोग फिजिक्स बना लेते हैं। तो पार्टिकल जब आ गया तो ये इनकी फिजिक्स जो है सही मान ली गई कि यस उन्होंने सही कहा। तो ये रहा भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज। कहने का मतलब क्या है, ये हमारी भौतिकी जितनी ही डेवलप करती है हमारा समाज उतना ही डेवलप करते जाता है। लेकिन आप मान लीजिए परमाणु बम, आजकल हमारी फिजिक्स जो परमाणु बम बना रही है, न्यूक्लियर बम बना रही है और इत्यादि इत्यादि नाभिकीय बम इस तरह के बना रही है। लेकिन यदि नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाए पावर प्रोडक्शन में, घरों में, लोगों के घरों में विद्युत ऊर्जा जा रही है वहाँ पर, तब तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्टिव वे में यदि हम काम करें इस न्यूक्लियर एनर्जी का या एटॉमिक एनर्जी का, तब तो अच्छा है। लेकिन यदि हम इसका डिस्ट्रक्टिव कार्यों के लिए करें, पता चले परमाणु बम बनाए और दूसरे देश को विनाश के लिए यूज लाएं, वो भी हमारे ऊपर फेंके और यहाँ का भी विनाश हो, ये पूरी सृष्टि ही चली जाए, तो वहाँ पर ये अच्छा नहीं है। इस भौतिकी के विकास के साथ साथ विनाश की भी संभावनाएं बढ़ी हैं, लेकिन फिलहाल हम लोगों को इसके पॉजिटिव पक्ष को देखना है, नेगेटिव पक्ष को नहीं देखना है। तो ये रहा आपका भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज। आइए अब अगले हेडिंग पर चलते हैं। प्रकृति में मूल बल। वास्तव में प्रकृति में तमाम प्रकार के बल पाए जाते हैं, लेकिन अगर बड़े गौर से विचार किया जाए तो वो जितने भी प्रकार के बल पाए जाते हैं, ये जो नीचे 4 बल हम लिखने जा रहे हैं उन्हीं बलों में से कोई एक होंगे। तो ये मूल बल होते हैं, पहला लिखा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, यह बल बहुत वो होता है, बहुत कम होता है, या क्षीण बल, क्षीण तो नहीं कहेंगे, मतलब इसका परिमाण कम होता है, लेकिन बड़ी बड़ी बल वस्तुओं पर ये प्रभावी हो जाता है। इसके बलों में, इसके बारे में आप जानते होंगे, हाई स्कूल में पढ़ाया गया होगा। यदि 2 द्रव्य कण हैं, एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है, इन दोनों के बीच की दूरी r है, तो इन दोनों के बीच ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है सदैव आकर्षण का बल होता है, और यह 2 द्रव्य कणों के बीच में लगता है जिसके अंदर द्रव्यमान होता है। तो यह पार्टिकल इसको अपने की तरफ खींचता है, ये सदैव आकर्षण का बल होता है। यह जो बल होता है दोनों द्रव्य कणों के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दूरी बढ़ जाए तो इनके बीच कार्य करने वाला बल जो है कम हो जाएगा। तो आपका यह प्रश्न हो सकता है कि अरे यदि बल लगता है तो एक ईंट यहाँ रखी गई है, एक कोई वस्तु यहाँ रखी गई है, दूसरी कोई वस्तु यहाँ रखी गई है, तो ये क्यों नहीं खींच लेती, जैसे मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खींच लेता है या मैग्नेट किसी दूसरे लोहे को खींच लेता है। तो वास्तविकता यही है कि यह बल इतना कम होता है कि खींच नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट में होता है जी की वैल्यू 10⁻11 की कोटि की होती है, इसलिए यह बल कम होता है। लेकिन यह प्रकृति में इस बल का परास बहुत लंबा होता है, बहुत दूर तक, नज़दीक 2 पार्टिकल से लेकर के या पृथ्वी से सूर्य के बीच में भी कार्य करता है, या ब्रह्मांड में जहाँ कोई भी 2 पार्टिकल हों उनके बीच में भी कार्य करता है। यदि मास बहुत बड़े बड़े हो जाएं, उनके बीच की दूरी कम हो जाए, तो ऐसा संभव है कि वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लें। पृथ्वी और सूर्य, ये पृथ्वी है, ये देखिए ये सूर्य और पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये अपने वृत्ताकार पथ पर। मैंने पथ थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया, हालांकि ऐसे नहीं बनाना चाहिए। ये सन और पृथ्वी को मान लीजिए इस तरह से। पृथ्वी, आप कहेंगे कहाँ सन पृथ्वी को खींचता है? मैं कह रहा हूँ खींचता है। यदि कोई रस्सी ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ से इसका सेंटर है, ये रस्सी है, कोई वस्तु बांध दिया जाए, यद्यपि यह सन है
और यह अर्थ है। लेकिन इसको कोई पिंड मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए रस्सी से कोई बंधा हुआ है, तो बंधा हुआ है, यह चक्कर कर रहा है तो चक्कर कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो ही यह रस्सी टूट जाएगी, यह यहाँ पर जो पार्टिकल है ये सीधे ऐसे निकल जाएगा, ये आएगा नहीं इसके गिफ्ट में कि यहाँ आए। तो उसी तरीके से यहाँ सन है, ये पृथ्वी है, ये सन पृथ्वी को एक गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खींच रहा है। खींचने के कारण पृथ्वी सीधे न जा करके थोड़ा सा मुड़ जा रही है। फिर यहाँ पर भी पृथ्वी जा रही है तो यहाँ पर भी थोड़ा मुड़ जा रही है। क्यों? क्योंकि ये लगातार इस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल। आप ये भी कह सकते हैं कि अरे पृथ्वी सन पृथ्वी को खींच रहा है, पृथ्वी भी तो सन को खींचती है। तो सूर्य के द्रव्यमान और पृथ्वी के द्रव्यमान में बहुत ज़्यादा अंतर है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए पृथ्वी उसके सापेक्ष हल्की है, इसलिए पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी का एक्सेलरेशन जब अंदर की तरफ निकालेंगे, इधर की तरफ निकालेंगे तो ज़्यादा आएगा। इसलिए पृथ्वी लगातार इसके कक्षा में गिर रही है, सीधे नहीं जा रही है, ये लगातार इसके तरफ आना चाह रही है। क्यों? और लेकिन आप कह रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्यों यहाँ पर ऐसे नहीं चली जाती है। इन सब क्वेश्चंस का जवाब आगे जब पढ़ाया जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, तो हम वहाँ पर आपको देंगे। फिलहाल गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानिए कि यह दो द्रव्य कणों के बीच लगने वाला बल है, यह कमजोर बल होता है, इतना ही। और इस गुरुत्वाकर्षण के बाद बल के बाद से दूसरा बल जो होता है वह जो होता है विद्युत चुंबकीय बल। ये विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? दो आवेश हैं, मान लीजिए कि एक प्रोटॉन है, चाहे एक इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेशित है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेशित है। ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक लाए जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। या कोई प्रोटॉन है या कोई इलेक्ट्रॉन है, ये धन आवेशित है या ऋण आवेशित है, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। या तो है वैद्युत बल। चुंबकीय बल किसे कहते हैं? एक चुंबक लोहे के टुकड़े को आकर्षित करता है, चुंबकीय बल हो गया। एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित भी कर सकता है, प्रतिकर्षित भी कर सकता है, आप समझते होंगे, तो वह चुंबकीय बल हो गया। लेकिन विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश गति करता है, मान लीजिए धन आवेश है, इसमें गति कर रहा है, तो इस पर एक बल लगता है जिसको बोला जाता है विद्युत चुंबकीय बल। इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। और यह लॉरेंस बल भी बोला जाता है। उन सब चीज़ों के बारे में आपको अध्ययन कराया जाएगा। इसके बाद से एक बल आता है, वह बल है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, ये जो नाभिकीय बल होते हैं, नाभिक के अंदर, नाभिक का आकार माना था 10⁻⁻15 मीटर। इस नाभिक के अंदर आप जानते हैं कि प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं। लेकिन ये कैसे नाभिक के अंदर बंधे रहते हैं? प्रोटॉन जब प्रतिकर्षित करते हैं तो इसको तोड़ के बाहर निकाल आना चाहिए, जबकि ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, बहुत करीब में हैं, और करीब में हैं तो ये दोनों को प्रतिकर्षित करते होंगे, बात सही है। लेकिन नाभिकीय बल जो है यह सदैव जो है आकर्षण का बल होता है, आकर्षण का बल। गुरुत्वाकर्षण बल भी जो है यह भी आकर्षण का बल होता है। लेकिन विद्युत चुंबकीय बल या विद्युत बल जो होता है यह आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। चुंबकीय बल आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। विद्युत चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत चुंबकीय बल कह सकते हैं। अब यहाँ पर प्रबल नाभिकीय बल, ये प्रबल नाभिकीय बल ये वैद्युत बलों की तुलना में 100 गुना से भी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। और ये सदैव आकर्षण का, प्रोटॉनों को ये आपस में बांधे रखते हैं, खींचे रखते हैं। एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को अपने आवेश के कारण प्रतिकर्षित करता है। लेकिन ये नाभिकीय बल है, ये नाभिक के अंदर ही दे एक्ट विद इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। यह ऐसा नहीं है कि बाहर इलेक्ट्रॉन है तो यह नाभिकीय बल उस पर इलेक्ट्रॉन पर काम करके और अपने तरफ खींचे, नो, ये नाभिक के अंदर ही ये 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में ही काम करते हैं और ये प्रबल होते हैं, इसलिए इनको प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। और चौथा जो होता है ये
दुर्बल नाभिकीय बल होता है। दुर्बल, प्रबल तो समझ में आता है, ये दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिकीय बल, इसके बारे में आप लोग सुने नहीं होंगे। एक बीटा डीके होता है, किसी नाभिक में से जब कोई बीटा कण निकलता है बाहर के तरफ, ये रेडियो एक्टिविटी में बताया जाता है, रेडियो एक्टिविटी में बताया जाता है कि प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे भी पाए जाते हैं जो अपने में से अल्फा कण, बीटा कण निकालते रहते हैं, गामा किरणें निकालते रहते हैं। तो इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी संबंधी घटनाओं में कभी ये बीटा कण भी निकलते रहते हैं। तो बीटा कण क्यों निकलते रहते हैं? दुर्बल नाभिकीय बल के कारण उस पर कोई दुर्बल नाभिकीय बल काम करते होंगे। और ये 10⁻⁻16 मीटर के रेंज में, अर्थात ये नाभिक तो 10⁻15 मीटर है, इसके रेंज में 10⁻15 अंदर से निकलते होंगे, 10⁻16 मीटर के रेंज से निकलते होंगे ये बीटा कण। लेकिन जब ये बीटा कण निकलता है तो उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो जरूर निकलता है। तो ये दुर्बल नाभिकीय बलों के कारण जो है ये सब निकलते हैं। तो ये रहा दुर्बल नाभिकीय बल। अब आइए हम चलते हैं अगले हेडिंग पर। आइए अब हम लोग बात करते हैं बलों के एकीकरण पे। बलों का एकीकरण है क्या? न्यूटन ने ये बताया या देखा, बताया क्या देखा कि सेब जब गिरता है, किसी पेड़ से सेब गिरता है तो पृथ्वी पर ही आता है। उसने नियम दिया या बनाया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम केवल सेब वाले पर ही लागू नहीं होता है। चंद्रमा की जो पृथ्वी के परितः गति है, ये मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ जो चंद्रमा गति कर रहा है, यह भी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर समझाया जाता है। या ग्रहों की जो सूर्य के परितः गति है वो भी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम, अर्थात भिन्न भिन्न घटनाओं में एक ही फार्मूला, एक ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम F = G टाइम्स m1 m2/r² को देखना या देखने का प्रयास करना ही बलों का एकीकरण कहलाता है। यह भी एक चीज़ और भी बलों का एकीकरण है। ये तो इस फार्मूले के बारे, इससे तो आप कक्षा 10 में परिचित हो गए ही कि दो द्रव्य पिंड हैं, उनके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यह होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ दो आवेश, मान लीजिए यह Q1 है या Q2 है, हाई स्कूल में संभवतः यह भी आपको पढ़ाया गया होगा। इन दोनों के बीच की दूरी यदि r है, अगर यह भी धन आवेश है और यह धन आवेश है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये जो प्रतिकर्षण बल होता है F = Q1 Q2/r², या F = सम कांस्टेंट K × Q1 Q2/r²। इस फार्मूले को देखिए और इस फार्मूले को देखिए, ये दोनों फार्मूले एक जैसे मिलते जुलते हैं। आजकल भौतिक विज्ञान में कोई ऐसा मास्टर फार्मूला प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है कि एक ही फार्मूला दे दिया जाए और उसी फार्मूले से सभी अन्य जितने फार्मूले हैं डिराइव कर लिए जाएं, बना लिए जाएं। जैसे आप देखें कि यहाँ पर द्रव्य, अगर हम उसका मैकेनिक्स का अध्ययन कर रहे हैं या द्रव्य कोणों का अध्ययन कर रहे हैं तो द्रव्यमान m1 m2 आ जा रहा है। यदि आवेशों का अध्ययन कर ले रहे हैं तो Q1 Q2 आ जा रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट G आ जा रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट K आ जा रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी r थी। दो मासिव पार्टिकल्स थे, एक m1 था एक m2 था, इन दोनों के बीच की दूरी r थी। यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल हैं, इन दोनों के बीच की दूरी r है। तो कुछ ऐसा ही, ये दोनों एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, मैच करते हैं। तो कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की जाती है कि एक ही फार्मूला बना करके, एकीकरण करने का मतलब कि एक ही फार्मूला बना करके और फिजिक्स की ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचों को डील कर लिया जाए, एक ही फार्मूले से डीलिंग कर लिया जाए। पहले ये माना जाता था कि वैद्युत संबंधी घटनाओं का अध्ययन एक
इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता था और चुंबक का अध्ययन जो है चुंबकत्व नामक टॉपिक में किया जाता था। फिर बाद में चला अरे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो एक चैप्टर बना वैद्युत चुंबकत्व। और वैद्युत चुंबकत्व की घटना को मैक्सवेल ने अपने 4 इक्वेशन, मैक्सवेल के 4 इक्वेशन होते हैं, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए, मैक्सवेल ने 4 समीकरण दिया, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा और चौथा समीकरण। इन 4 समीकरणों की सहायता से वैद्युत एवं चुंबकीय संबंधी घटनाओं को एक्सप्लेन किया जाने लगा। जब कभी आवश्यकता पड़ी तो वैद्युत के सिद्धांतों को, जब कभी आवश्यकता पड़ी तो चुंबकत्व के सिद्धांतों को, और उन्होंने तो यहाँ तक एक प्रकाशिकी होती है, प्रकाश होता है, प्रकाश भी मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और अपने इन समीकरणों की सहायता से दिखाया कि प्रकाश का वेग c जो होता है 3 × 10⁸ आता है। तो ये इसको मैक्सवेल ने, इस तरह से मैक्सवेल ने वैद्युत चुंबकत्व को कोरिलेट एक में तो जोड़ा ही जोड़ा, साथ साथ प्रकाश को भी ला करके उसमें जोड़ दिया। तो इसी जोड़ने की घटना को कहा जाता है एकीकरण। सबका एकीकरण कर लिया जाए, एक करके एक फार्मूला बनाया जाए और उसी फार्मूले से फिजिक्स के डिफरेंट लॉज को समझने का प्रयास किया जाए। एक होता है, शब्द आता है न्यूनीकरण। कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स घटना है फिजिक्स की या किसी भी इस नेचर की कोई कॉम्प्लेक्स घटना है, उसको हम डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके या उसके किसी छोटे पार्ट को हम पहले समझने का प्रयास करते हैं, फिर किसी दूसरे पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं, फिर किसी तीसरे पार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े खंडों में तोड़ तोड़ करके उसको समझने का प्रयास ही जो है न्यूनीकरण कहलाता है। और उन सबको जब समझ जाया जाता है तो फिर उन सभी को एक में मिलाया जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, एकीकरण। इस प्रकार से न्यूनीकरण और एकीकरण की घटना को आप समझे। आइए अब लास्ट हेडिंग पर चलते हैं। वास्तव में विभिन्न भौतिक प्रक्रम जो होता है विभिन्न प्रकार के बलों से नियंत्रित होते रहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के ऊर्जा संरक्षण का नियम या विभिन्न प्रकार का नियम उन सबों में लगता है। कुछ ऐसे प्रक्रम होते हैं जिसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है, कुछ इसमें ऐसे प्रक्रम होते हैं जिसमें रेखीय संवेग संरक्षण होता है, कुछ ऐसे प्रक्रम होते हैं जिसमें ऊर्जा संरक्षण और रेखीय संरक्षण दोनों हुआ करता है इलास्टिक कोलिजन में। और इन इलास्टिक कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन एक होता है, अभी आप जानेंगे पढ़ेंगे प्रत्यास्था तो, और एक इन इलास्टिक कोलिजन होता है जिसमें रेखीय संवेग संरक्षण तो होता है लेकिन ऊर्जा संरक्षण नहीं होता है। जहाँ पर यदि कहीं आप घूर्णन गति का जब अध्ययन कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगाया जाता है। कई जगह द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि न्यूक्लियर फिजिक्स में द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों को जोड़ करके कहा जाता है कि वो संरक्षित रहता है। मतलब उसको न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ये दोनों का योग जो होता है संरक्षित रहता है। कई जगह आवेश संरक्षण का नियम लगाया जाता है। किरचॉफ के पहले नियम में जब सेकंड पेपर पढ़ेंगे तो आपके आवेश संरक्षण मतलब आवेश कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो वहाँ पे आवेश संरक्षण का नियम। इस प्रकार से भौतिक नियमों की प्रकृति कुल मिलाकर के इन्हीं में से कुछ होगी या और भी एक दो कोई घटनाएं होंगी उन सबों में रहती होंगी, उतने में ही रहती होंगी। तो इस तरीके से पहला चैप्टर जो भौतिक जगत है ये समाप्त होता है। अब सेकंड चैप्टर जो मेजरमेंट का होगा, मापन का होगा, उसके बारे में हम लोग अगले टर्म से अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में कोई खास चीज़ें बताने की चीज़ें तो खास थी लेकिन लिखाने वाली चीज़ कोई नहीं थी, इसलिए मैंने इस पर बहुत फोकस नहीं किया। और अब आप तैयार हो जाइए सेकंड चैप्टर पढ़ने के लिए। सेकंड चैप्टर पहले से पढ़ के आप तैयार रहेंगे और उसके बाद से जब मैं यहाँ पढ़ाऊँगा उसको पढ़ेंगे तो निसंदेह कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा। वैसे भी यहाँ पढ़ाऊँगा तो समझ में आएगा, लेकिन बच्चों एक चीज़ करना चाहिए, किताब का अध्ययन नहीं छोड़ना चाहिए। टीचर यहाँ पर बताते समय कई चीज़ें स्किप कर जाता है, छोड़ जाता है, और कई अच्छी अच्छी चीज़ें अन्य जगह से उठा के दे भी देता है, भी चीज़ें हैं। तो दोनों में सामंजस्य बना के चलना चाहिए। ये नहीं केवल टीचर पढ़ा रहा है तो केवल हम पढ़ें और अन्य सभी चीज़ों को छोड़ दें, नहीं। यहाँ पर थ्योरी पढ़िए, नोट्स बनाइए और साथ साथ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करते रहिए। इस चैप्टर में कई जगह
कोई कुछ आविष्कार दिए हुए हैं, उसके आगे आविष्कारक के नाम आपके बुक में दिए हुए हैं, उन सबों को लिख लीजिएगा। कभी कोई सिद्धांत है, उस सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने दिया हुआ है या कौन वैज्ञानिक किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, उसका भी नाम दिया होगा। ये सब चीज़ें, ये दोनों चीज़ें तो याद ही रखनी चाहिए। और ये सब जो बताया गया आप लोगों को, ये सब भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं किसी कोने में, माइंड के किसी कोने में रहना चाहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर।